हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज करेंगे वेक्टर का लेक्चर नंबर 2। आप सभी को पता है कि अब तो ये यार जेई मेंस और नीट की एग्जाम भी पास आ चुकी है। हमारी जेई मेंस की एग्जाम के लिए आपके बचे 25 दिन, 25 डेज बचे किसके लिए? आपके लिए जेई मेंस सेकंड अटेम्प्ट के लिए। जेई मेंस सेकंड अटेम्प्ट, तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए आपके बचे सिर्फ 25 दिन। अब इन 25 दिनों के अंदर आपको क्या करना चाहिए? पहली चीज तो है कि आपको कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ना है, न्यू चैप्टर। आपको चाहे कुछ भी है, आपको नए चैप्टर मतलब आपको कोई चैप्टर में कुछ भी नहीं आता भाई, वो पढ़ना नहीं है आपको चैप्टर। नया चैप्टर नहीं पढ़ना, पहली चीज तो ये है। खैर आप क्या बनो, आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स बनाओ। आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो शॉर्ट नोट्स बनाओ। जैसे फिजिक्स के अंदर टोटल 32 चैप्टर है। 32 चैप्टर। अब 32 चैप्टर बता रहा हूँ मैं। अब 32 चैप्टर में से आपको सपोज आपको आते हैं, मैं मान लेता हूँ आपको 20 चैप्टर आते हैं। ऐसे मान के चल रहा हूँ मैं, आपको क्या आते हैं? 20 चैप्टर आते हैं। अब 20 चैप्टर की क्या करो, आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। आप ये 12 चैप्टर छोड़ो, आपको चाहे अब आपको ये 12 चैप्टर नहीं आती तो आपको पढ़ना भी नहीं है वो चैप्टर। यदि आपको वेटेज लग रहा है कि हाँ यार 12 चैप्टर में से कुछ का वेटेज, एक एक दो चैप्टर का वेटेज है, जैसे आपने इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक छोड़ दिया, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक से 2 क्वेश्चन आते हैं, अब वो पढ़ना है। उसका बेसिक बेसिक पढ़ लो ऊपर से। ठीक है, इलेक्ट्रो अब इसमें छोड़ दिया, मतलब जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो तो नहीं छोड़ना यार, वो तो छोड़ रहे हो तो उनका वेटेज है ना। अब इसमें आ गया 32 चैप्टर में आ गया रोटेशन, वो छोड़ दो, वो नहीं होगा तुम्हारे से यार। रोटेशन कितना बड़ा चैप्टर है, वो नहीं होगा। छोटे छोटे चैप्टर ना 12 चैप्टर में से वो पढ़ लो। आपको ये 20 चैप्टर तो आते हैं। अब 20 चैप्टर के क्या आपको शॉर्ट नोट्स होंगे। शॉर्ट नोट्स क्या करेंगे आपको, जब लास्ट के दिन हो गए ना, 10-15 दिन हो गए, आपको रिवाइज करने में वो बेटर होगा, उसमें फायदा होगा। आप देखो क्यों, उसमें क्या अगर आपको पूरा चैप्टर खोलना नहीं पड़ेगा यार, कहाँ है आपको हेडलाइन लगी, यह इंपॉर्टेंट, ये था हेडलाइन से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यार, ये क्वेश्चन मैंने करा था, मतलब आपको बार बार क्वेश्चन आएगा, हाँ यार ये मैंने कर लिया, ये मैंने कर लिया। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो तो ये से आपको माइंड में हो जाएंगे, रिमेम्बर हो जाएंगे। आपको मतलब नोट्स खोलने की जरूरी नहीं है। तभी हमें शॉर्ट नोट्स का फायदा होता है भाई। शॉर्ट नोट्स से कोई भी हम क्वेश्चन करते हैं तो यार वो ये फॉर्मूला उसमें था, हमने शॉर्ट नोट्स में लिखा था, इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है भाई। शॉर्ट नोट्स आपके जब 10 दिन होंगे ना लास्ट के, उसमें एक आपको काम में आएंगे। अब आपने क्या कर लिया, इसमें आपको 20 चैप्टर आते हैं, ये मान लिया मैंने। अब 20 चैप्टर के क्या करना, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने, या किसी ने बना लिया होगा, किसने किसने तो बनाया होगा, ये आप बना लो, अभी स्टार्ट कर दो भाई। अभी नहीं क्या बना लो, आप शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स बना ली, शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना लिए। अब शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद में क्या करना है, इन 32 चैप्टर है, सॉरी 32 चैप्टर में से आपने 20 चैप्टर तो कर लिए पूरे, 20 चैप्टर तो आपको आते हैं। अब ये 12 चैप्टर है। अब 12 चैप्टर में से कई सपोज आपको इंपॉर्टेंट लग रही है, कई कई चैप्टर, कई कई चैप्टर आपको क्या लग रही है, इंपॉर्टेंट लग रही है। जैसे आपको 4 चैप्टर क्या लग रहे हैं, इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। अब 4 चैप्टरों में से है ना, 4 चैप्टरों में से आप इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वो पीवाई क्यू देखो, पीछे के पीवाई क्यू, पीछे की पीवाई क्यू देखो यार, इंपॉर्टेंट क्या आ रही है इसमें, रिपीट क्या हो रहा है, मतलब पीछे के 3 साल के पीवाई क्यू देख लो बस। आप यदि पूरा करना चाहो तो 12 चैप्टर को पूरे भी कर सकते हो, लेकिन आपको 12 चैप्टर में से वो 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, 5 चैप्टर इंपॉर्टेंट, यार इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन आते हैं। अब आप पूरे चैप्टर पढ़ना नहीं चाहते तो अब क्या क्या करो, अब पीछे के 3 साल की पीवाई क्यू डालो। अब पीछे की 3 साल की पीवाई क्यू क्या करो, उसमें देखो यार कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ज्यादातर, उस टॉपिक को क्या करो आप रिवाइज करो, क्या पता आपकी शिफ्ट में वही क्वेश्चन आ जाए, आपकी किस्मत अच्छी रहे। आपकी 4 मार्क्स भाई, 4 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है जेई मेंस के। आपकी रैंक यहाँ से यहाँ ले जा सकता है 4 मार्क्स, इसलिए कहता हूँ। मतलब एक एक क्वेश्चन भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर भी, इसलिए कह रहा हूँ। आप ये 4 चैप्टर से दो भी क्वेश्चन आते हैं आपको तो यार आपको फायदा ही है। अब यदि आपकी रैंक यहाँ आती तो यहाँ आ गई रैंक, फायदा तो मिलेगा ना। बस यही कह रहा हूँ कि आप सपोज इस किसी को 10 चैप्टर, किसी को 12 12 चैप्टर में से 5 चैप्टर इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे, तो आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना चाहते उसके। अब पीछे की क्या कर लो, 3 साल की पीवाईक्यू देख लो कि किस टॉपिक से क्या पूछा जा रहा है, बार बार क्या पूछा जा रहा है, रिपीट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब उस टॉपिक पे बना लो, आप कमांड बना लो, अब उस टॉपिक को क्या बनो, उसके 5 क्वेश्चन सोल्व कर लो। मैं आपको गारंटी लेके कह रहा हूँ, उसके क्या पता आपके आए जाए क्वेश्चन इस शिफ्ट में, आपकी शिफ्ट में वही क्वेश्चन आ जाए जो आपने सोल्व करा था यहाँ इंपॉर्टेंट, वही आता है। और मतलब मोस्टली वो आता है, वही चैप्टर आते हैं।
ठीक है, जो आपने टॉपिक पढ़ा ना मोस्टली जो बार बार रिपीट होते हैं वो ही आते हैं मोस्टली शिफ्ट में, देख लेना आप। तो आपके यार अच्छे नंबर बने। ये करना है किसको, जेई मेंस वालों को। पहले क्या बताया था मैंने, नया चैप्टर, कोई भी नया चैप्टर नहीं पढ़ना, ठीक है, पहली चीज तो ये। और आपके सपोज मैंने माना था कि 32 चैप्टर है, अब 32 चैप्टर में से आपको 20 चैप्टर बताते हैं। इन 20 चैप्टर क्या बनाना है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स किस काम में आएंगे, शॉर्ट नोट्स आएंगे किस काम में, जब आप लास्ट के डेज में रिवाइज करोगे ना बार बार रिपीट, आप शॉर्ट नोट्स को क्या कर सकते हो, आप 10 घंटे के अंदर पूरे चैप्टर पढ़ सकते हो, 20 चैप्टर। अगर आप एक नोटबुक खोलो, आप 10 घंटे के अंदर एक चैप्टर नहीं पढ़ पाओगे, यदि ये आपको 20 चैप्टर आते फिर भी आप 10 घंटे के अंदर एक चैप्टर नहीं पढ़ पाओगे। अगर आप 100 नोट से 20 चैप्टर पढ़ लेते हो 10 घंटे के अंदर, फायदा तो है ना, बेनिफिट तो है ना। इसलिए तो 100 नोट्स बना लिया। फिर आपको क्या है, आपकी टेस्ट सीरीज चल रही होगी किसी भी कोचिंग से, ऑनलाइन किसी भी आपने टेस्ट सीरीज वो कर रहेगी, ज्वाइन कर रखी होगी, कहाँ भी चल रही होगी, तो आप उस टेस्ट सीरीज को मत छोड़ना भाई। टेस्ट सीरीज लगातार, यदि आपकी आपकी कोचिंग में लगातार नहीं चल रही टेस्ट सीरीज, तो आप डेली दो भाई। आपका मतलब जो क्वेश्चन टेस्ट सीरीज है ना, टेस्ट सीरीज चल रही है ना इस टाइम पे भाई, वो जो पेपर चल रहे हैं ना वो डेली दो भाई। फिर आप एनालाइज करो यार कि हाँ यार मैंने कहाँ गलती करी थी, मतलब क्वेश्चन पहले तो पेपर देके फिर भी उससे एनालाइज करो, आपके पास आंसर की तो आ जाती है। मैंने इस क्वेश्चन में ये गलती करी थी, ये गलती करी थी, आप उस गलती को फिर उस टॉपिक में जाओ यार, मैंने कहाँ गलती करी थी इस क्वेश्चन में, मतलब ये फॉर्मूला भूल गया था, मतलब उस फॉर्मूले को वापिस रटो, अपनी गलती पहचानो पहले उसमें, मैंने यहाँ गलती करी, अब ये नहीं करूंगा ये गलती। मैं 100% गारंटी से आज लेके कह रहा हूँ कि यदि ये हिसाब से करोगे ना, तो आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा जेई मेंस के लिए, सेकंड अटेम्प्ट के लिए। ठीक है, ये करना आपको टेस्ट सीरीज के अंदर क्या करना आपको, मतलब आपको टेस्ट सीरीज दे के आ गया, सपोज आज एक पेपर दे के आ गया आप, उस पेपर में आपको देखना है कि हाँ यार मैंने कहाँ का कौन सा क्वेश्चन क्या करा, गलत करा है। अब आपने क्वेश्चन गलत करे 10, बस 10 में यार अब कहाँ तक गए थे उस 10 क्वेश्चन के अंदर, यार यहाँ तक गया था, बस 2 स्टेप और करनी थी, मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाता। मतलब आप भाई अपनी मतलब कमांड तो बना रहे हो ना, मतलब उस वहां तक स्तर तक तो गए थे ना आप, 90% तो गए थे, 10% ही तो बाकी है। अब 10% और एफर्ट्स लगाओ, जरूर वहां तक क्वेश्चन तक पहुंच पाओगे ना। उस 10 क्वेश्चन में आपको तीन क्वेश्चन भी अच्छे से, मतलब यार हाँ कमांड बना लेते हो 3 क्वेश्चन पे, तो बहुत फायदा होगा। क्या होता है वो 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन वहां जाए मेंस में आ जाए, एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलते हैं, 4 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके क्या बोला था, यहाँ से यहाँ रैंक होते हैं तो वो यहाँ जाते हैं 4 मार्क्स में रैंक। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज का भी बात कर ली, और 20 चैप्टर के शॉर्ट नोट्स। अब आपको 12 चैप्टर बची है। अब 12 चैप्टर मैंने बता दिया कि आपको यदि लग रहे हैं कि 4 है 5 है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उनके, यदि आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा जा रहा, तब उनके क्या देख लो, पीछे के पीवाईक्यू देख लो 3 साल के, और उस पीवाईक्यू के रिलेटिव टॉपिक उठाओ, उस पे क्वेश्चन करो। फिर मैं जरूर कह रहा हूँ उससे क्वेश्चन आएगा भाई, कि किसी बच्चे की किस्मत अच्छी रही ना, वहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं यार। 5 चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए, वो बेनिफिट ये ना, क्या पता 5 भी आ जाए, किसी की किस्मत अच्छी रही तो, लेकिन 2 तो आएंगे भाई, ये तो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं चैप्टर। ठीक है, अब देखना, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर वेक्टर लेक्चर नंबर 2। हमने जेमेंस की बात ली, किस हिसाब से हमें पढ़ना है, इस हिसाब से आपको 25 दिन बचे, 25 दिनों के अंदर ये करना है आपको। ठीक है, अब वेक्टर की बात करते हैं। वेक्टर पहला है यूनिट वेक्टर। पीछे मैंने बताए थे 4 वेक्टर बताए थे। पहला वेक्टर क्या बताया था मैंने, पहला वेक्टर बताया था इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या था, टू वेक्टर्स हैव सेम क्या हो मैग्नीट्यूड एंड सेम क्या हो डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए उनका सेम होना चाहिए, और उनका नेचर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, उनका नेचर भी सेम होना चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे मैंने बताया था कि ये कोई वेक्टर है ये, अब इसको तूने वी वेक्टर माना है, इसका वी वेक्टर ना वेलोसिटी। अब एक वेक्टर ये है एफ वेक्टर, मैं बोल रहा नहीं हूँ कि आई के एफ जे के एफ, ऐसे नहीं बोल रहा, नेचर सेम होना चाहिए उनका, है ना। वी वेक्टर ये है, एफ वेक्टर है, अब ये क्या आपको इक्वल वेक्टर लगते हैं क्या, नहीं लगते इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर के लिए क्या होना चाहिए, ये v1 वेलोसिटी, ये सपोज v2 है वेलोसिटी, ये वेक्टर v1 है, ये v2। अब ये इनका नेचर क्या है, इनका नेचर सेम है, इनका नेचर सेम है, इनको क्या कह सकते हैं हम, इनको कह सकते हैं हम कि ये क्या है, इक्वल वेक्टर है। अब क्या होना चाहिए, इक्वल वेक्टर में 3 कंडीशन है, तो उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, और नेचर भी सेम होना चाहिए इक्वल वेक्टर के अंदर। इक्वल वेक्टर के अंदर क्या होना चाहिए, इक्वल वेक्टर के अंदर नेचर भी सेम होना चाहिए। अब देखना ये v1 और v2 का मैग्नीट्यूड है ना वो इक्वल होना चाहिए, v1 और v2 का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, और उनका नेचर भी क्या होना चाहिए, सेम। अब
v1 वेक्टर और f वेक्टर ये इक्वल वेक्टर नहीं बन सकते क्योंकि इनका नेचर सेम नहीं है, इनका ये फोर्स है ये वेलोसिटी है। समझा ये बात? आई होप अंडरस्टैंड। अब क्या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए, उसे कहते हैं इक्वल वेक्टर। ये चीज तो समझ आई होगी, ठीक है। अब ये चीज समझ आई, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अब देखना नेक्स्ट स्टेप में। अब नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ाया था मैंने टेलर वेक्टर। टेलर वेक्टर में क्या होता है? टेलर वेक्टर में क्या होता है? टेलर वेक्टर में आपका मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता भी और नहीं भी हो सकता इक्वल, ठीक है। टेलर वेक्टर में सपोज मैं बताता हूँ आपको, सपोज ये क्या है, ये v1 वेक्टर है, ये सपोज f वेक्टर है, ये सपोज v2 वेक्टर है। अब इनमें क्या है, इनमें पहले वेक्टर में पहले याद रखना आपको, मतलब डायरेक्शन ना डायरेक्शन वो तो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए पहले वेक्टर के अंदर, लेकिन नेचर से कोई मतलब नहीं है। अब ये v1 वेक्टर और f वेक्टर ये क्या है, पेलर वेक्टर है। पहले वेक्टर का मतलब है मैग्नीट्यूड में और मे नोट भी इक्वल, मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकते हैं नहीं भी हो सकते, ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए, पेलर होना चाहिए। पेलर का मतलब डायरेक्शन दोनों के सेम होना चाहिए, ठीक है, और नेचर से कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई सा भी हो। अब v1 वेक्टर और f वेक्टर ये क्या, दोनों पेलर वेक्टर है। अरे v वेक्टर और v2 वेक्टर ये दोनों क्या है, कौन से, ये भी पेलर वेक्टर है, नेचर से कोई मतलब नहीं है। इनको बस ये समझना है कि इनकी डायरेक्शन सेम है क्या, मैग्नीट्यूड चाहे इक्वल हो या ना हो, कोई मतलब नहीं। समझ आई ये बात? ये बात समझ आई। अब दो पढ़ा दिए मैंने, इक्वल वेक्टर और पेलर वेक्टर। अब देख रहा तीसरा है हमारा एंटी पेलर वेक्टर। एंटी पेलर वेक्टर में ये होता है, बस इनकी क्या डायरेक्शन में हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। मैग्नीट्यूड में और मे नोट भी इक्वल, मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, और नेचर से भी कोई मतलब नहीं है उनको, सिर्फ डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट। अब ये दोनों क्या है, पेलर वेक्टर, सॉरी एंटी पेलर वेक्टर है। अरे ये दोनों भी क्या है, एंटी पेलर वेक्टर है। ये दोनों भी एंटी पेलर, ये दोनों भी एंटी पेलर। अब ये दोनों भी एंटी पेलर, अब ये दोनों वापिस एंटी पेलर, ये दोनों वापिस, डायरेक्शन क्या अपोजिट है। तीसरा ये पढ़ा था, पहला पढ़ाया था इक्वल वेक्टर, दूसरा पेलर वेक्टर और तीसरा एंटी पेलर वेक्टर। ठीक है, समझ आई बात? बस आपको इक्वल वेक्टर में ध्यान रखना कि सेम नेचर, सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन। पेलर वेक्टर में सेम क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड में और मे नोट भी इक्वल और नेचर से कोई मतलब नहीं है। एंटी पेलर वेक्टर में, एंटी पेलर वेक्टर में डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड में और मे नोट भी इक्वल होना चाहिए, और सब साथ में डायरेक्शन तो अपोजिट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और नेचर से कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब चौथा है, चौथा बात करते हैं हम, किसकी बात करते हैं, चौथा हमारा है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर की बात करते हैं। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? नेगेटिव वेक्टर में क्या होता है, आपको पता है, नेगेटिव वेक्टर में उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए, ठीक है ना। आपका जो मैग्नीट्यूड है नेगेटिव वेक्टर में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जो आपका मैग्नीट्यूड है ना, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसको रेज करो, रुको एक मिनट। अब नेगेटिव वेक्टर में क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर में होता है हमारा मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड। अब ये क्या है, ये v1 वेक्टर है और ये क्या है, v2 वेक्टर है। अब इन दोनों में क्या होना चाहिए, तो आपका मैग्नीट्यूड वो v1 का और v2 का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और उनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए, और उनका मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। समझ गए बात को? आई होप अंडरस्टैंड, ठीक है, समझ गए ना। ये समझ गए बात को। अब चलते हैं, चार तो मैंने करा दिए टाइप वेक्टर के, अब चलते हैं पांचवी टाइप पर, मतलब ए। अब है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड। इसका मतलब यूनिट का मतलब होता है वन, मतलब जिनका क्या हो मैग्नीट्यूड क्या हो वन, उसे क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। और रिप्रेजेंट ओनली डायरेक्शन, मतलब कि यूनिट वेक्टर ये नहीं है कि, यूनिट वेक्टर का मतलब ये नहीं कि उनका मैग्नीट्यूड वन है, वो डायरेक्शन भी क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। यूनिट वेक्टर क्या करता है, डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करता है, उसका ये मतलब नहीं है कि मैग्नीट्यूड क्या वन है। समझे बात? यूनिट वेक्टर समझ आई बात? अब जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप। इसका मतलब है ये क्या है, आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन में, जे कैप मतलब वाई डायरेक्शन में, के कैप मतलब जेड डायरेक्शन में, और इनका मैग्नीट्यूड क्या वन। आपको कैसे पता चला मैग्नीट्यूड वन है? मैंने क्या बोला था, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, अंडर रूट एक्स
एक्स डायरेक्शन का होल स्क्वायर प्लस का वाई डायरेक्शन का होल स्क्वायर प्लस का जेड डायरेक्शन का होल स्क्वायर। अब इसमें आई केप है, आई केप में क्या है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन का होल स्क्वायर। तो इसका वन का होल स्क्वायर क्या आएगा, वन आएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड क्या गया, वन आ गया। इसको डिनोट कैसे करते हैं, आई केप जे केप के केप से। और आई केप जे केप क्या है, एक डायरेक्शन है किसकी, एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस की और जेड एक्सिस की। ठीक है। अब जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर, ए वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड। इसे हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ कार विच इज एट रेस्ट। मतलब कि आपकी कार की जो वेलोसिटी है वो रेस्ट, कार है वो आपकी रेस्ट पर है, रेस्ट पर, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है उसकी, जीरो। वेलोसिटी क्या है, जीरो है। मतलब आपकी जो कार है वो क्या है, रेस्ट पे है, मतलब वेलोसिटी क्या है, जीरो। अब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। समझ आए, वेलोसिटी क्या मैंने बताया था, वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड है, स्पीड वो आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। उसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है, सिर्फ वो मैग्नीट्यूड। स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। उस वो होती है स्केलर क्वांटिटी, लेकिन जो वेलोसिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसको विद डायरेक्शन लिखते हैं, यदि आई केप में तो आई केप में लिखेंगे, जे केप में नहीं बता सकते उसको। अब स्पीड वो बता सकते हैं आप, स्पीड हमें पता नहीं किस डायरेक्शन में। ठीक है। अब कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर मतलब ऑल वेक्टर्स आर कॉल्ड कोलिनियर व्हेन दे आर अलोंग द सेम लाइन। मतलब कोई लाइन है, सपोज ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, कोई लाइन मान। तो अब आपने वेक्टर मान लिया एक, इसके अलोंग v1 वेक्टर, मतलब सेम लाइन होनी चाहिए। कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर किसे कहते हैं, सेम लाइन में, मतलब ऑल वेक्टर्स आर अलोंग सेम लाइन। देखो ऑल वेक्टर्स आर अलोंग सेम लाइन, ये लाइन है कोई, इसमें सपोज v1 वेक्टर है, एक डायरेक्शन कुछ भी हो, डायरेक्शन से मतलब नहीं है, मैं चाहे डायरेक्शन अपोजिट हो कुछ भी हो, लेकिन क्या होना चाहिए, सेम लाइन पे होना चाहिए। अब ए वेक्टर ऐसे है, ए वेक्टर सपोज इस हिसाब से v2 है, ए वेक्टर इस हिसाब से v3 है, ए वेक्टर सपोज इस हिसाब से v4 है। मतलब कहने का मतलब है कि सेम लाइन होनी चाहिए, चाहे वेक्टर किसी भी अपोजिट डायरेक्शन हो, कैसे भी हो, लाइन पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी क्या लेंगे, कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं उनको। ठीक है। अब कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर मतलब वेक्टर आर इन सेम प्लेन, मतलब सेम प्लेन के अंदर। सपोज मैंने ले लिया एक, तो ये मैंने आपको बता रहा हूँ, देखना, नोटबुक देना एक मिनट। अब ये नोटबुक है, ये नोटबुक है। अब ये क्या है, ये नोटबुक, अब ये प्लेन है, सपोज क्या प्लेन है, ये मैं मान रहा हूँ ये एक्स एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है। अब ये मतलब प्लेन होते हैं, ये तो एक्स एक्सिस का मान लो, वाई एक्सिस का मान लो, ये प्लेन है। अब इस प्लेन के अंदर क्या है, ये कोई वेक्टर है, ये वेक्टर है। अब ये क्या है, यहाँ पे है, सपोज ये मार्कर है, यहाँ यहाँ खड़ा है, यहाँ मैंने इस मार्कर को मिल दिया। अब इसमें देखना ये क्या है, इस प्लेन के अंदर है, इसका मतलब ये वेक्टर क्या है, को प्लेनर है। क्यों, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या है, एक प्लेन के अंदर है, इस प्लेन के अंदर मैंने एक वेक्टर को रख दिया, तो ये क्या है, को प्लेनर वेक्टर है। अब इसी हिसाब से कोई एक प्लेन है, इस हिसाब से, इस हिसाब से, अब मैंने इस वेक्टर को यहाँ रख दिया, ये प्लेन इस प्लेन के ऊपर रख दिया इस वेक्टर को, तो ये भी क्या है, ये मार्कर क्या है, एक को प्लेनर वेक्टर है। समझ आई, लेकिन सेम प्लेन के अंदर होना चाहिए। प्लेन कुछ हो सकता है, इस हिसाब से 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 हो सकता है, प्लेन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, समझ आई बात को। वो मैंने मान लिया, यहाँ पे बता दूं, ये एक्सेस है, ये वाई एक्सिस है। अब इस, ये प्लेन हो गया आपका, ये बोर्ड प्लेन हो गया, इस प्लेन के अंदर मैंने ये मार्कर रख दिया, तो इस प्लेन के अंदर ये क्या हो गया, जो मार्कर है वो क्या हो गया, कोप्लेनर वेक्टर हो गया। समझ आई, तो सेम प्लेन के अंदर होना चाहिए। अब ऑर्थोगोनल, ऑर्थो ऑर्थोगोनल वेक्टर का मतलब होता है, कोई भी हमें दो वेक्टर ले लिया मैंने, सपोज ए वेक्टर ले लिया मैंने, ये ले लिया, ए वेक्टर ले लिया, सपोज मैंने ए वेक्टर ले लिया थ्री मैग्नीट्यूड का, ए वेक्टर ले लिया मैंने टू मैग्नीट्यूड का। अब ये यहाँ तक ना, मैग्नीट्यूड में और मे नोट भी इक्वल। अब मैग्नीट्यूड आप दो दो भी रख सकते हो यहाँ, दो भी, लेकिन इनका एंगल है ना, बीच का एंगल, बट एंगल इज 90 डिग्री, मतलब एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ये भी हो सकता है, और यहाँ पे ले लिए तीन, यहाँ पे दो ले लिया, अब ये भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन एंगल है ना, एंगल उनका बीच का, वो 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, समझ आए। मतलब कोई भी यदि आपको दिक्कत लग रही है किसी भी वेक्टर, टाइप्स के वेक्टर में, हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़े, उसमें दिक्कत लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर ये दिक्कत है, मैं जरूर आपका उसको सॉल्यूशन करूंगा प्रॉब्लम का। ठीक है, ये लिख लो सभी। अब बात करते हैं किसकी, जे वेक्टर की, लास्ट वेक्टर टाइप्स ऑफ वेक्टर में, इसमें कौन कौन ग्रेड वेक्टर।
कॉन्करेंट वेक्टर का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में और मे नॉट बी सेम, तब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है ना वो इक्वल हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। बट पॉइंट ऑफ एक्शन एट सेम पॉइंट, मतलब उनका पॉइंट ऑफ एक्शन हो गया जाए सेम पॉइंट पर होना चाहिए। जैसे मैंने पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ये हिसाब से। अब देखना कोई वेक्टर कोई वेक्टर आ रहा है इस डायरेक्शन में, किसका मैग्नीट्यूड ये, किसका मैग्नीट्यूड ये छोटा है, किसी का ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, कोई इस डायरेक्शन में आ रहा है, कोई इस डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन उनका जो एक्शन पॉइंट है ना, एक्शन पॉइंट जो एक्शन है ना, उनका पॉइंट है ना वो सेम है उनका, तो एक ही पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हो। इसका भी क्या है, कॉन्करेंट वेक्टर है, कॉन्करेंट, ठीक है। मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं, इसका सपोज मैंने माना 2 है, इसका तो 3 है, इसका सपोज 4 है तो इसका 3 है, इसका इसका 3 है, इसका 2 है, इस हिसाब से इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। और इनकी डायरेक्शन भी, कोई इधर से आ रहा है, 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 इनकी डायरेक्शन भी क्या डिफरेंट है, लेकिन इनका जो पॉइंट ऑफ एक्शन है, पॉइंट ऑफ एक्शन वो क्या है, तीन वो सभी का सेम है। जैसे वेक्टर कितने, टोटल 5 वेक्टर है, पांचों वेक्टर का पॉइंट ऑफ एक्शन है वो क्या है, सेम है। समझा ये बात? ठीक है, यही समझ में बात। अब ये समझ आ गया, मतलब टाइप्स ऑफ वेक्टर हमने पूरे पढ़ लिए। जे वेक्टर, हमारी जे तक अब पूरे पढ़ लिए हमने। पहले क्या पढ़ा था मैंने, इक्वल वेक्टर, फिर पढ़ा था मैंने पेलर वेक्टर, फिर नेगेटिव वेक्टर, फिर एंटी पेलर वेक्टर, फिर कोप्लेनर वेक्टर, फिर कोलिनियर वेक्टर, अब कॉन्करेंट वेक्टर, सब कुछ पढ़ लिया हमने, ठीक है। वेक्टर में यदि कोई कंफ्यूज हो तो कमेंट बॉक्स में लिखे कि सर ये कंफ्यूज है, जो उसका सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है। अब बात चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। अब कंपोनेंट कैसे करते हैं? अब कोई आपको वेक्टर दे देगा हिसाब से, कोई ए वेक्टर दे देगा हिसाब से, अब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, आपको बोल देगा इसका कंपोनेंट बताओ। एक तो बताओ ए एक्स में बताओ, ए एक्स का बताओ, और ये बताओ ए वाई का कंपोनेंट बताओ, कंपोनेंट बताओ। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है, वेक्टर है, ये वेक्टर है। अब इसका कंपोनेंट करो, ये एक्स एक्सिस से बना रहा है अल्फा एंगल। आपको पता है मैंने बताया था कि हमेशा एंगल किससे लेते, एक्स एक्सिस से लेते, और किससे, एंटी क्लॉकवाइज। क्या लेते, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं लेते, एंटी क्लॉकवाइज। ये मैंने बताया था आपको, याद होगा, सभी को याद ही होना चाहिए। एंगल फिजिक्स के अंदर कैसे नापते हैं, हमेशा एक्स एक्सिस से लेते और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज लेंगे तो आपको नेगेटिव लगाना पड़ेगा, नेगेटिव और रेड करना पड़ेगा। समझा ये बात हो? अब इसमें एक तो एक्स में, तो एक ए वाई में बताओ, इसके कंपोनेंट बताओ। अब इसको कैसे बताएंगे आप? अब इसमें बताने के लिए आपको कंपोनेंट करने पड़ेंगे, कंपोनेंट करने पड़ेगा तो आप इस, ये ए वाई है, ये ए वाई है, अरे ये क्या है, ए एक्स, आपको बताइए ये एक्स है। अब इसको क्या कर लो, आप इसको शिफ्ट कर लो, मैं शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ देखना, इसको आप शिफ्ट कर लो, ये गलनाल है ए एक्स के साथ, ये कोई ए वेक्टर है, ये कोई ए वेक्टर है, इसको रेज कर रहा हूँ, ए वेक्टर है, ये ए एक्स आपको पता है, ए एक्स है, ये एक्स है। अब मैंने इस ए वाई को यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, कर सकते हैं ना, किसी भी, हम किसी भी वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं हम, लेकिन क्या चाहिए, डायरेक्शन के वजह से सेम होनी चाहिए। अब ये वेक्टर है तो इस वेक्टर को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं हम, इससे क्या नहीं चेंज नहीं होगा, उससे कुछ भी चेंज नहीं होगा, वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं हम। अब इस वेक्टर को, ए वाई वेक्टर को हम यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, ये गुरु जी कर सकते हैं, तो कर लो, कर सकते हैं, तो ए वाई आ गया। अब ए वाई आ गया, री एंगल बना रही है यहाँ से अल्फा। अब इसमें निकालो आप साइन अल्फा। साइन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना। अब परपेंडिकुलर क्या है, इसमें ए वाई है, ए वाई का मैग्नीट्यूड, आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख लो, ए वाई का मैग्नीट्यूड, ए एक्स का मैग्नीट्यूड, इसको लिख लो ए, ए का मैग्नीट्यूड, इस हिसाब से लिख लो आप, ठीक है। अब आप साइन साइन अल्फा निकालोगे तो ये क्या आ गया, इसका मैग्नीट्यूड आ गया ए वाई, ए वाई ऊपर आ जाएगा, ए वाई, अपॉन में मैं ये से लिख रहा हूँ, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा बताओ, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज कौन सी आएगी, मतलब जो 90 डिग्री बना 90 डिग्री उसके सामने वाली साइड, ये 90 डिग्री बना इसके सामने वाली, ये तो ये हो गया, इसका मतलब ए वाई हमारा क्या हो गया, ए वाई हो गया हमारा ए साइन अल्फा, ए साइन अल्फा हो गया ए वाई, ए वाई। और ए एक्स निकालोगे आप, तो ए एक्स निकालोगे तो क्या होगा, ए एक्स, एक्स बताओ मेरे को, सॉरी, हम निकाले कोस अल्फा, कोस अल्फा निकाले तो कोस अल्फा क्या होता है, पता है क्या आपको?
पढ़ा होगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पढ़ा होगा। अब बेस बेस बताओ कौन सा है? बता सकते हैं कि बेस बेस क्या है? बेस ये एक्स है बेस एक्स। अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है? ए। तो ये एक्स क्या आ गया आपका? एक्स आ गया आपका कोस कोस ए कोस अल्फा आ गया कोस अल्फा ए। ये आ गया मतलब एक्स क्या आ गया आपका? ए एक्स आ गया ए कोस अल्फा। ए वाई आ गया ए साइन अल्फा। ए एक्स आ गया आपका ए कोस अल्फा। समझा ये बात? सही से लिखता हूँ। एक्स है ए कोस अल्फा। समझा ये बात? इसको रेज करता हूँ एक बार फिर बताता हूँ। और ऊपर वाले को रेज कर दूं? लिख लिया? लिख लो इसको ऊपर वाले को एक बार। कौन करेंट वेक्टर है इसको लिख लो। लिख लिया? अब मैंने इसमें बता दिया आपको कि मैंने ये बताया था। मैंने इसको ऊपर एक बार लिख रहा हूँ वापिस से। मैंने ये बताया था इसमें ये हमारा ए एक्स है और ये हमारा ए वाई है। और मैंने बताया था ये अल्फा एंगल बना रहा है, ये वेक्टर हमारा, और ये अल्फा एंगल बना रहा है। और हमने यहाँ से निकाला है ए एक्स कितना है? ए एक्स हमारा ए कोस अल्फा ए कोस अल्फा। ए वाई हमारा ये तो निकाला ए कोस अल्फा। ए वाई हमारा ए साइन अल्फा ए साइन अल्फा। ये हमने निकाला निकाला यहाँ से। अब आप ये कंपोनेंट हो गए। अब इसमें आपको इजी तरीका बताता हूँ। अब वो इस हिसाब से नहीं करना है या पहले इसको यहाँ पे शिफ्ट करे, इस हिसाब से नहीं करना आपको। फटाफट याद याद जाए आपको कैसे निकालते हैं कंपोनेंट। आपको इजी तरीका बताता हूँ। ये तो मैंने आपको मतलब एक्सप्लेन करा है कि इस हिसाब से हम निकाल सकते हैं कंपोनेंट। ठीक है? आपको इजी तरीका बताता हूँ। इजी तरीका क्या है इसमें? याद रखना जो जिस एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल बनाता है ना। अब आपको एंगल यहाँ से भी नहीं, यहाँ से बोल देगा एंगल वाई एक्सिस से एंगल थीटा बना रहा है। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा 3-4 उससे हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अब ये क्या बना रहा है? ये एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रहा है? एंगल बना रहा है ये। अब इसका कंपोनेंट एक यहाँ एक्स में कौन सा आएगा? ये एक्स में आएगा हमारा। याद रखना इसका मैग्नीट्यूड। ये तो इसका मैग्नीट्यूड है ही। एक्स क्या निकालो? मैं मैग्नीट्यूड ही निकाल रहा हूँ। ये मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, समझे भाई? अब एक से आएगा इसका ये वाला ए, इसका मैग्नीट्यूड इनटू क्या आएगा? कोस अल्फा। जिसके साथ एंगल बनाता है ना, जिसके साथ उसके उसके साथ आता है कोस। ये बात याद रखना। अब यदि y के साथ एंगल बनाएगा तो y के साथ आएगा कोस। अब y के साथ एंगल नहीं बना रहा तो इसके इसके साथ क्या आएगा? इसके साथ आएगा साइन। इसके साथ आएगा ए साइन अल्फा आएगा। ये बात याद रखना। जिसके साथ एंगल बनाएगा वो आएगा कोस अल्फा के साथ। वही उसमें आएगा कोस अल्फा। याद रखना ए कोस अल्फा। ये तो आएगा है ना, क्यों? कंपोनेंट किसके हो रहे? इसके तो हो रही कंपोनेंट। ये वेक्टर है, इसके तो कंपोनेंट हो रहे हैं। तो यार ना ये वेक्टर ये वेक्टर जिस एक्सिस के साथ भी एंगल बना रहा है, ये एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है तो एक्स एक्सिस के साथ कोस आएगा। यदि वाई एक्सिस के साथ बना रहा है तो वाई वाई एक्सिस के साथ कोस आएगा। अब इसमें इस डायग्राम के अंदर तो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है तो इसके अंदर क्या आएगा? कोस आएगा। और वाई एक्सिस के साथ नहीं बना रहा है, इसके अंदर आएगा साइन। ठीक है? ये बात क्लियर है? अब लेता हूँ मैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में मजा आएगा। अब 3 एग्जांपल ले लिया मैंने। 1 2 3, इन तीनों एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। ऑल क्लियर। अब इसमें देखना, इसमें बताओ एंगल किससे बना रहा है? यहाँ पे यार एक एक और ले लेता हूँ, एक और ले लूंगा फिर। देखना यहाँ पे बना रहा है 30 डिग्री। कहाँ से? किसके साथ बना रहा है? यह होता है, ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है 30 डिग्री एंगल बना रहा है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या देगा? ये टेन इसका मैग्नीट्यूड है। आप होता है ए एक्स निकालने के लिए क्या करना होता है? ए एक्स। अब बोलोगे कि आप बोल रहे हैं कि सर ये बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, इसका मतलब यहाँ पे आएगा कोस आएगा। वेरी गुड। तो क्या आएगा? 10 कोस क्या आएगा? 30 आएगा। वेरी गुड, शाबाश। अब आपको पता है ए वाई के साथ आएगा, ए वाई के साथ आएगा 10 साइन। इसके साथ साइन आएगा, इसके साथ एंगल नहीं बना तो इसके अंदर इसके साथ आएगा साइन। 10 साइन 30। आपको कोस 30 वैल्यू तो पता ही है, साइन 30 वैल्यू होता है, निकालोगे। इजी है ना? अब ये देखना, अब ये देखना इसके अंदर है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब इसके अंदर पहले तो एक्स निकालो फिर ए वाई निकालो। पहले आप सोचो कि किसके साथ एंगल बना रहा है? ये बना रहा है वाई एक्सिस के साथ।
वाई एक्सिस के साथ 37 डिग्री बना रहा है, तो वाई एक्सिस के साथ आएगा ये मैग्नीट्यूड इसका 5, तो वाई एक्सिस के साथ आएगा 5 कोस, कोस कोस आएगा, क्यों, किसके साथ बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ, तो कोस 37 आएगा। ठीक है, अब ये बचा, तो इसके साथ एंगल नहीं बना रहा, तो इसके साथ आएगा, एक्सिस के साथ नहीं बना रहे एंगल, इसके साथ आएगा साइन, आएगा 5 साइन 37। तो आप साइन 37 की वैल्यू जानते हो, सभी जानते हैं साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है, बता बता बता, नहीं जानते, 3/5 होती है, साइन 53 की 4/5 होती है। ठीक है, और फिर कोस के निकालोगे, कोस में क्या जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अब तीसरा देखना, तीसरे में क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब इसमें क्या बना रहा है, इसमें गुरुजी मेरे को, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें ए एक्स बताओ और ए वाई बताओ, जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो, लिखो जल्दी। हाँ, इसका आप ही करोगे, मैं नहीं कर रहा ये क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में लिख देना कि ए एक्स का ये आ रहा है, ए वाई का ये आ रहा है, मैं नहीं कर रहा ये क्वेश्चन, और बता दूंगा मैं। चौथा बता रहा हूँ अब, चौथा आपको दे देंगे, सपोज 53 की वैल्यू याद होनी चाहिए, मेरे को नहीं पता साइन 53 की, साइन 37 की क्या होती है, सब कुछ याद होना चाहिए, मैंने बता दिया, मैं नहीं बता रहा बार बार। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब आपको दे देंगे, यहाँ से दे देंगे आपको, सपोज दे देंगे, नॉर्मल ले लेते हैं, 30 डिग्री ले लेते हैं, वही ले लेते हैं, 30 डिग्री ले लिया हमने, यहाँ पे ले लेते हैं हम 60 डिग्री ले लेते हैं। अब आपको होता है, इसमें बताओ, आप एक्स बताओ और ए वाई बताओ, ए वाई बताओ, बता दोगे ना आप, तो इजी है ना। अब एक्स के साथ एंगल बना है, तो इसके अंदर इसके साथ क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ मैं 5, तो इसके साथ आएगा 5 कोस 13 आएगा, किसके साथ बना रहे, एक्स के साथ बना रहे एंगल, इसका मतलब इसके अंदर कोस आएगा, ए वाई के साथ क्या आएगा, ए साइन क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। समझाई चीज, ठीक है, इजी है ना। आपने कंपोनेंट निकालना सीख लिया। अब ये तीसरा कमेंट बॉक्स में लिखना सभी, ये कैसा है, सभी लिखना, सभी का कांच क्वेश्चन देखो किस किस का सही आता है, लिख लो ये, लिख लिया। अब ये क्वेश्चन देखना कि ए वेक्टर एक्स वाई प्लेन मेक्स एंड एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ वाई एक्सिस। अब क्या है, कोई, ये मैं सपोज प्लेन मानता हूँ, ये वाई एक्सिस आपको पता है, और ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, प्लेन है, सभी को पता है ये प्लेन है। अब ये क्या कह रहे हैं, पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर एक एक लाइन पढ़नी है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर ये पूरे पैराग्राफ को नहीं पढ़ना आपको, एक एक लाइन पढ़नी है, उसको समझना है क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ये बेस्ट है कंपोनेंट पे, पहले मैंने कंपोनेंट बताया, यदि आपको कंपोनेंट करना आता है तो ये हो जाएगा, ऑलवेज क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है कि वाई एक्सिस के साथ कोई एंगल है 30 डिग्री, मैंने मान लिया कोई वेक्टर है, सपोज ये, इस वेक्टर को मैंने माना, लेट्स मैंने माना है ये ए वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री, किसे, वाई एक्सिस से, तो ये तो कह रहा है एंगल ऑफ 30 डिग्री विद वाई एक्सिस। अब द मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज 2√3। आपको वाई, आपको एक्स आता है, एक्स का कंपोनेंट आता है, वाई ए वाई का मैंने बताया था, ए वाई का कंपोनेंट आता है क्या, मैंने बताया था। अब ये क्या है, ए एक्स का कैसे निकालोगे, ये एंगल बना रहा है किसके साथ, नहीं बना रहा, इसका मतलब इसके साथ आएगा साइन, तो ये इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ आएगा ए साइन अल्फा, सॉरी साइन, साइन अल्फा, साइन अल्फा आ जाएगा। अब साइन अल्फा एंगल, एंगल क्या है यहाँ, एंगल क्या है, 30 डिग्री है, कितना एंगल है यहाँ, 30 डिग्री है। अब भाई ए वाई है, ए वाई के साथ आएगा कोस, कोस क्यों आएगा, क्योंकि एंगल किसके साथ बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ आता है तो एंगल क्या बनाता है, कोस बनाता है, तो इसके अंदर आएगा ए कोस अल्फा, अल्फा की जगह 30 डिग्री, तो इसका मैग्नीट्यूड, ये ए वाई है, इसका ये मैग्नीट्यूड है, ये दे रखा आपको 2√3, ये तो दे रखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज 2√3, तो ये 2√3 दे रखा है, तो यहाँ से निकालोगे तो ए कोस 13 कितना होता है, √3/2 होता है, √3/2, और ये होता है 2√3, ये तो होता है, तो √3 से √3 कैंसिल, तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 4, 4 आ गई ना ए की वैल्यू, इसका मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड है, ए क्या है, इसका मैग्नीट्यूड ही ये मैग्नीट्यूड आपको आ गया, कितना आ गया, 4। अब आपको क्या बचा, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट, मतलब ए एक्स बचा आपको, आपको क्या बचा, ए एक्स, अब ए एक्स क्या है, ये ए एक्स है आपका ए साइन 13, ये तो ए एक्स, आपको ए की वैल्यू पता चल गई, ए क्या है, ये मैग्नीट्यूड ही है, इसका वैल्यू कितनी, 4, और साइन 13 कितना होता है, 1/2, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया, 2, ये इसका क्या फाइनल आंसर, समझ गए, इजी है, कंपोनेंट करना चाहिए वैसा आपको, ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब देखना, ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन है ना थोड़ा यार उसके रिलेटिव है, 1D के रिलेटिव। मैं आपको वो बता दूंगा, फॉर्मूले बता दूंगा, देखना उस हिसाब से आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ क्वेश्चन। लेकिन आपको फॉर्मूला क्या करना है, याद रखना पड़ेगा। 1D हमारा अगला चैप्टर ही है। अब देखना, एट एनी इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब कहीं भी, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास 500 ग्राम। 500 ग्राम मतलब 2.5 kg, सॉरी 2.5 kg का ही, हाफ के जी। मास 500 ग्राम मतलब क्या होता है, 500 ग्राम, 500 ग्राम मतलब हाफ के जी। मास क्या है, हाफ के जी। यदि इसको किस में कन्वर्ट करोगे, आप केजी में। इज मतलब किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या दे रखी है, ये दे रखी है किसी इंस्टेंट पे। हमें नहीं पता क्या टाइम है, टी इक्वल टू 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड, हमें नहीं पता, किसी इंस्टेंट पे दे रखी है हमें। क्या वेलोसिटी दे रखी है, 2t i k। अब टी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, इंस्टेंट पे दे रखी है। मतलब इसका 3t² j k। ये हमारी क्या दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है किसी इंस्टेंट पे। अब इफ फोर्स ऑफ एक्शन ऑन पार्टिकल इज टी इक्वल टू 1 सेकेंड, कि आपको फोर्स लग रहा है टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे इतना, आप तो अक्स की वैल्यू बतानी है। अब होता है इसमें फॉर्मूला याद रखना चाहिए आपको, फोर्स इक्वल होता है, याद रखना, मास इंटू एक्सलेशन। मास इंटू एक्सलेशन, फोर्स की एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सलेशन इसमें क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन मास है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। समझा, मास। अब मास, इसमें याद रखना, वेलोसिटी 2t i k प्लस का थ्री टी स्क्वायर जे के, ये है, ये आपको पता है। अब इसमें क्या करना है, आपको एक एक्सलेशन फाइंड करना है। अब याद रखना, एक एक्सलेशन क्या होता है, एक्सलेशन होता है डीवी बाई डी टी। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, एक्सलेशन क्या होता है, डीवी बाई डी टी। मतलब वेलोसिटी का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। तो डी वाई बाई डी टी निकालो यहाँ से, डी वी बाई डी टी यहाँ से निकालो, डी बाई डी टी कैसे निकालोगे, यहाँ से आएगा 2 i k प्लस का आएगा 6t j k, ये आ गया 6t j k। अब डी वी बाई डी टी फाइंड क्या करोगे, टी इक्वल टू, आपको कहाँ फाइंड करना है, जब क्या हो टी इक्वल टू 1 सेकेंड हो, तब आपको क्या बताना है, आपको फोर्स बतानी है। तो आपको क्या बताना है, पहले एक एक्सलेशन बताना है टी इक्वल टू 1 सेकेंड में। तो आपको टी इक्वल टू 1 सेकेंड में क्या बताना है, आपको एक्सलेशन, यहाँ पे टी की जगह 1 रख दो, तो टी 2 i k प्लस का 6 क्या हो गया, j k, ये हो गया। अब ये क्या आ गया, आपका एक्सलेशन आ गया। अब इसका आप क्या क्या फाइंड कर लो। अब इसमें किसमें पूछा है, सेम वेक्टर क्वांटिटी में पूछा है। तो आपको पता है फोर्स इक्वल टू क्या था, मास, मास कितना है, हाफ। तो ये क्या है, एक्सलेशन, एक्सलेशन आपका क्या है, 2 i k प्लस का क्या है, 6 j k। तो इससे ही कटेगा तो क्या आएगा, i k प्लस का 3 j k। तो ये आएगा, इसको मतलब ये से कंपेयर किससे करेंगे हम, कंपेयर करेंगे i k प्लस का x j k। तो x की वैल्यू इसमें क्या आएगी, x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। समझ आई। पहले मैंने क्या करा, पहले मैंने आपको दे रखी किसी इंस्टेंट में वेलोसिटी ये दे रखी है, किसी इंस्टेंट में वेलोसिटी ये दे रखी है, ये दे रखी है। अब इसमें बोला है कि किसी इंस्टेंट में वेलोसिटी ये दे रखी है और इसका मास है वो 500 ग्राम है, 500 ग्राम मतलब हाफ के जी। समझाइए ये चीज। अब वो वेलोसिटी दे रखी है, ये पड़ेगी हम 1D के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि इस हिसाब से भी क्या आता है, क्वेश्चन आते हैं, ये दे रखी है। अब आप बोलते हैं एक एक्सलेशन क्या होता है, डीवी बाई डी टी। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, मैं 1D के अंदर बताऊंगा। ये एक्सलेशन होता है डीवी बाई डी टी। अब यहाँ से हम इसका डिफरेंशिएशन तो कर ही सकते हैं किसके रेस्पेक्ट में, टी के। तो आपको यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक्सलेशन 2t का क्या होता है, 2 3t² का 6t। तो इसका dv बाई डी टी आ गया 2i प्लस 6t j k। आपको बोला है कि आपको फोर्स बताना है कहाँ पे, टी इक्वल टू 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में आप क्या करोगे, पहले फाइंड एक्सलेशन फाइंड करोगे। मास आपको पता है, तो dv बाई डी टी क्या होता है, एक्सलेशन होता है, ये पता आपको पता है, ये चीज आपको पता है, dv बाई डी टी क्या होता है, एक्सलेशन। तो कहाँ फाइंड करना है आपको, टी इक्वल टू 1 सेकेंड में। तो 2 i k प्लस 6t, टी की जगह 1 सेकेंड, तो 6 j k। दिया क्या गया, एक्सलेशन। आपको मास तो फोर्स इक्वल टू क्या था, मास इंटू एक्सलेशन, हाफ 2 i k प्लस का 6 j k। तो i k प्लस का 3 j k। तो x की वैल्यू इससे कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, समझाइए चीज, क्वेश्चन बीजिए, लिख लो इसको।